नमस्कार सज्जनों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इस YouTube चैनल टीचर्स एजुकेशनल टीचिंग एकेडमी शिक्षक शैक्षिक शिक्षण संस्थान, जहां आज हम विश्लेषण और संश्लेषण करेंगे ह्यूरिस्टिक विधि, अर्थात जिसे हम अनुसंधान विधि भी कहते हैं। यह विधि शिक्षण विधियों के अंतर्गत बाल केंद्रित विधि या हम कहें कि विद्यार्थी केंद्रित विधि के अंतर्गत आती है। ह्यूरिस्टिक विधि यह एक नवीन विधि है, यह एक नवाचारी विधि भी है। यह जो विधि है ह्यूरिस्टिक विधि, इसमें जो बालक है जो अधिगम करता है वह सक्रिय रहता है, सक्रिय रूप से अधिगम करता है, वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है। इसीलिए एवं जो अधिगम करता है उसकी रुचियों, उसकी योग्यताओं, उसकी विशेषताओं, उसकी आवश्यकताओं, उनका इसमें ध्यान रखा जाता है, उसकी वैयक्तिक भिन्नता का इसमें ध्यान रखा जाता है। इसीलिए यह एक बाल केंद्रित विधि भी है। ह्यूरिस्टिक विधि को हम अनुसंधान विधि के नाम से भी जानते हैं, इसे अनुसंधान विधि भी कहते हैं। और इस विधि के जो जन्मदाता है, इस विधि के जो प्रवर्तक है वह है एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्हें H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग भी कहते हैं। ये जो थे ये लंदन के जो इंस्टीट्यूट है जिसे सिटी ऑफ गिल्ड्स ऑफ इंस्टीट्यूट कहते हैं, उसके केंद्रीय तकनीकी कॉलेज में ये रसायन के प्रोफेसर थे। इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया और इस विधि को अनुसंधान या स्वयं ज्ञान विधि अर्थात स्वयं ज्ञान का निर्माण करना या स्वयं ज्ञान की संरचना विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब ये जो विधि है, इस विधि में जो बालक होता है वह अन्वेषक की स्थिति में होता है, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं एक खोजकर्ता की स्थिति में होता है। वह अपने ज्ञान की खोज, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, अर्थात बालक किस स्थिति में होता है, इसमें अन्वेषक के रूप में वह ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, ज्ञान की खोज स्वयं करता है। ह्यूरिस्टिक जो है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। ह्यूरिस्टिक ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है, मैं मालूम करता हूँ, या इसका अर्थ होता है कि मैं खोज करता हूँ, मैं उसका अवबोध करता हूँ, मैं उसकी जानकारी लेता हूँ। तो ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ क्या है, मैं मालूम करता हूँ। इस विधि का तात्पर्य जो है वह बालकों में कम से कम बालकों को कम से कम बताने और उन्हें स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य को पहचानने के लिए प्रेरित किया जाता है। अर्थात बालकों को शिक्षक द्वारा कम से कम बताया जाता है, ज्ञान कम से कम प्रदान किया जाता है और बालकों को स्वयं ही अपने संप्रत्यय के निर्माण, अपने ज्ञान की खोज, अपने अवबोध को स्वयं और एवं अधिगम करने के लिए स्वयं प्रेरित किया जाता है और वह अपने स्वयं के ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के अनुसार इस विधि के बारे में क्या बताया गया है, इस विधि के बारे में यह बताया गया है कि विज्ञान की आत्मा अनुसंधान द्वारा विज्ञान को सीखना, अर्थात विज्ञान की जो आत्मा, विज्ञान का जो मूल है वह है अनुसंधान, अर्थात खोज द्वारा विज्ञान को सीखना, स्वयं विज्ञान के बारे में जानना, स्वयं विज्ञान की सत्यता के बारे में जानना, यह विज्ञान की आत्मा। और विद्यार्थी को विज्ञान के तथ्य और सिद्धांत स्वयं ज्ञात करके सीखने चाहिए, अर्थात स्वयं ज्ञान का निर्माण करना चाहिए, स्वयं प्रत्यक्षण करके स्वयं ही ज्ञान की रचना करनी चाहिए। इसके पश्चात सबसे जो मुख्य परिभाषा है हर्बर्ट स्पेंसर की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इनकी परिभाषा ये है कि बालकों को जितना कम से कम संभव हो बताया जाए और उनको जितना अधिक से अधिक हो संभव हो उतना खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अर्थात शिक्षक द्वारा बालकों को कम से कम ज्ञान दिया जाए, कम से कम उनको बताया जाए और उनको स्वयं ही अपने संप्रत्यय के निर्माण, स्वयं ही अपनी मानसिक संरचना या संकल्पना के निर्माण के लिए अवसर दिया जाए, वह स्वयं अपनी संकल्पनाओं का निर्माण करें। ये इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। ये बात हर्बर्ट स्पेंसर ने की। इसके पश्चात इस विधि में क्या क्या है, यह विधि जो है बालक के सम्मुख अध्यापक समस्या रख देता है, अर्थात इस विधि में सबसे पहले एक अध्यापक जो होता है बालकों के समक्ष या बालक के समक्ष समस्या रखता है, अर्थात समस्या समाधान विधि के समकक्षी यह विधि है। उस पर क्या करता है, बालक तीव्र प्रतिक्रिया करता है, अर्थात बालक को जब समस्याएं आती है बालक के सामने तो वह उस समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित होता है और वह उसके प्रति, उस उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करता है और वह उसके निराकरण हेतु सक्रिय हो जाता है, अर्थात वह सक्रिय रूप से योगदान करता है, क्रियाएं करता है, विभिन्न प्रकार की अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसका समाधान करने का प्रयास करता है और आवश्यकता पड़ने पर वह शिक्षक से परामर्श भी
कर सकते हैं। अर्थात शिक्षक की इस विधि में भूमिका एक मार्गदर्शक की होती है, उसको सुगमता प्रदान करने की, उसे सरलता प्रदान करने की, उसे अधिगम अनुभव प्रदान करने की भूमिका इसमें होती है। अध्यापक उनका मार्गदर्शन करता है, अर्थात मार्गदर्शक होता है, और संदर्भ सामग्री जो है, शिक्षण अधिगम जो सामग्री है, शिक्षण सहायक सामग्री, उसकी समुचित व्यवस्था करता है, उसकी योजना बनाता है। वह छात्रों की मानसिक क्रियाशीलता और उनकी उत्सुकता को सृजित करने के लिए और प्रश्न पूछता है। अर्थात इस विधि के अंतर्गत जब इस विधि की प्रक्रिया को आयोजित किया जाता है, तो इस विधि के अंतर्गत शिक्षक जो है बीच बीच में विद्यार्थियों की जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए बीच बीच में प्रश्न पूछता है, समस्याओं से संबंधित प्रश्न पूछता है, और उन प्रश्नों को पूछने से बालक अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। छात्र कोई भी बात सत्यापित किए बिना नहीं स्वीकारते, क्योंकि छात्र अपनी ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, इसलिए वो स्वयं जिस बात की सत्यता को सिद्ध कर लेते हैं उसी को आत्मसात करते हैं, उसी का अवबोधन करते हैं, अन्यथा उसे अस्वीकार कर देते हैं। इसीलिए वे सत्य के आधार पर ही किसी बात को स्वीकार करते हैं और अन्वेषणों के माध्यम से सत्य तक पहुंचते हैं, अर्थात खोज के माध्यम से सत्य तक पहुंचते हैं। इस विधि का आधार क्या है? इस विधि का आधार है सत्य, अर्थात जो सत्य होगा उसी को ही बालक स्वीकार करेगा। जिस सत्य को उसने देखा है, जिस सत्य के बारे में उसने जानकारी प्राप्त की है, जो वह स्वयं सक्रिय रूप से जिस सत्य को प्राप्त कर लेगा उसी को वो अवबोधित करेगा, और तर्क एवं व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से उद्भूत होता है। अर्थात इसमें तार्किक क्रम होता है, क्रमबद्धता होती है, क्योंकि बालक अपने अनुसार ज्ञान को अर्जित करता है और तर्कपूर्ण ढंग से वह ज्ञान प्राप्त करता है। इसमें वैयक्तिक अनुभव के माध्यम से, ये वैयक्तिक अनुभव अर्थात व्यक्ति स्वयं के अनुभव से, अर्थात प्रत्येक बालक अपने अपने अनुभवों के माध्यम से ही अपना अधिगम करता, अपने ज्ञान की संरचना का निर्माण करता है। इस प्रकार छात्रों में आत्मनिर्भरता, अर्थात वह स्वयं पर निर्भर हो जाता है, स्वयं ही ज्ञान का निर्माण करना होता है उसे, इसलिए वह किसी भी ज्ञान की संरचना को, किसी भी समस्या को के समाधान को खोजने के लिए वह स्वयं प्रयास करता है। अर्थात आत्मनिर्भरता का गुण उसमें आ जाता है। संसाधन संपन्नता का, अर्थात संसाधन किस प्रकार जुटाने हैं, किस प्रकार से उनको क्रमबद्ध करना, किस प्रकार से वर्गीकृत करना, किस प्रकार से उनमें विभेदीकरण करना, इस प्रकार की प्रवृत्ति का उसमें विकास हो जाता है। उसके बाद वह अन्वेषण अर्थात खोज की प्रवृत्ति का उसमें विकास होता है, अर्थात कुल मिलाकर के उसमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। वह खोज करने की या सत्य के माध्यम से विज्ञान को जानने की क्षमता को विकसित कर लेता है। इस प्रकार छात्रों में यह प्रवृत्ति का विकास हो गया। अब क्या होता है, छात्र और बालक अधिक सुनिश्चित ढंग से कार्य करने का आदी हो जाता है। जैसे जैसे इस विधि के द्वारा छात्र नई नई सिद्धांत, नई नई योजनाएं, नए नए तथ्य को जानता है, तो उसमें क्या होता है, इसकी एक आदत सी विकसित हो जाती है। आदत विकसित होने के पश्चात उसमें वैज्ञानिक अभिवृत्ति या वैज्ञानिक अभिवृत्ति उसमें विकसित हो जाती है। उस अभिरुचि के कारण वह वैज्ञानिक ढंग से, सुनिश्चित ढंग से, जिसे हम वैज्ञानिक ढंग भी कहते हैं, वैज्ञानिक ढंग से समस्या का समाधान या वैज्ञानिक ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं और उसी प्रकार से कार्य करते हैं, और उसकी निरीक्षण शक्ति, उसकी विचारशीलता और कार्यपटुता में वृद्धि होती है। अर्थात निरीक्षण अर्थात प्रत्यक्षण करने की क्षमता, चीजों वस्तुओं को अलग दृष्टिकोण से, विशेष दृष्टिकोण से देखने की क्षमता, शक्ति, और विचारशीलता अर्थात विचार उत्पन्न करने की क्षमता, और कार्यपटुता अर्थात कार्य में कुशलता में वृद्धि हो जाती है, जो भविष्य में स्वाध्याय और आत्मनिर्भरता का आधार बनती है। अर्थात वह स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित होता है, भविष्य में वह स्वयं अध्ययन करता है, स्वयं खोज करता है और आत्मनिर्भर यानी स्वयं पर निर्भर रहता है, जो कि शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके पश्चात हम बात करेंगे ये जो विधि है, इस विधि के चरण क्या है। इस विधि के चरण हेमले ने बताए। इस विधि के 5 चरण है। सबसे पहला समस्या का कथन, जो कि शिक्षक प्रस्तुत करता है। उसके पश्चात तथ्यों का निरीक्षण एवं सारणीकरण, अर्थात जो विद्यार्थी है वह तथ्यों का निरीक्षण करेंगे, फिर उनका सारणीकरण करेंगे, अर्थात उनमें समूहीकरण कर देंगे, उनका वर्गीकरण कर देंगे, फिर जिस समस्या से संबंधित जो तथ्य हैं उनको वर्गीकरण करके समस्या का विशिष्टीकरण कर देते हैं। उस विशिष्टीकरण के आधार पर वे परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, परिकल्पना कथन करते हैं, उनका परीक्षण करते हैं और परीक्षण के पश्चात उनका निष्कर्ष निकालते हैं और वह सत्य की खोज कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये जो विधि है, समस्या समाधान विधि, जिसे हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं, उस पर आधारित है। अब आर्मस्ट्रॉन्ग क्या कहते हैं, अन्वेषण विधि वह विधि है जो छात्रों को यथासंभव एक अन्वेषण की स्थिति में ला देती है, अर्थात खोज की स्थिति में ला देती है। विधियों जिसमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने के बजाय उनकी खोज को अधिक आवश्यक माना जाता है, उससे हम ह्यूरिस्टिक विधि या अनुसंधान विधि कहते हैं। अर्थात जिसमें वस्तु के बारे में कहा नहीं जाता बल्कि उसकी खोज की जाती है। सक्रिय रूप से विद्यार्थी स्वयं उसकी खोज करता है, उसके ज्ञान को आत्मसात करता है और उसमें कुशलता में वृद्धि होती है, अर्थात कौशलों का निर्माण वह कर लेता है।
इसके पश्चात हम देखेंगे कि ये जो विधि है, इस विधि में अंतर्निहित सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो अंतर्निहित सिद्धांत, इसमें प्रथम सिद्धांत है स्वतंत्रता का सिद्धांत, अर्थात छात्रों के मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दिया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने अधिगम को निर्मित करने दिया जाता है, अपनी संज्ञानात्मक संरचना को निर्मित करने दिया जाता है। वह अपनी क्रियाओं के चयन हेतु वह स्वतंत्र होते हैं और वह चिंतन एवं अन्वेषण करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं। अपने अनुसार, अपनी योग्यता, अपनी रुचि, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वह चिंतन करते हैं, उसी अनुसार वह खोज करते हैं। अन्वेषण का सिद्धांत अर्थात खोज का सिद्धांत इसमें होता है छात्र स्वयं कम से कम सूचनाएं उनको दी जाती है, अर्थात हमने जो हर्बर्ट स्पेंसर का जो कथन पढ़ा जिसमें कि उनको कम से कम बताया जाए और स्वयं खोज करने के लिए प्रेरित किया जाए, उसी प्रकार सूचनाएं कम दी जाती है और उन्हें स्वयं ही अधिक से अधिक अन्वेषण या खोज के लिए प्रेरित किया जाता है। वह स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। इसके पश्चात करके सीखने का सिद्धांत अर्थात वह स्वयं अपनी मानसिक चिंतन, मानसिक शक्तियों के का उपयोग करके, निरीक्षण करके, अपनी अंतर्दृष्टि, सूझ का, संज्ञानात्मक विकास का उपयोग करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, अर्थात छात्र सक्रिय रूप से इसमें भाग लेता है। तो करके सीखने के सिद्धांत पर भी आधारित है। उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत अर्थात वह जिस सत्य को खोजता है, जिस ज्ञान को खोजता है, वह उपयोगी होता है, उसके दैनिक जीवन की क्रियाओं में उपयोगी होता है। इस विधि में छात्रों को अपने निश्चित उद्देश्य होते हैं, अर्थात तो वह निश्चित उद्देश्य की प्रतिक्रिया करता है, निश्चित समस्या की प्रतिक्रिया करता है, कि लक्ष्य निर्देशित क्रिया है यह। वह निश्चित समस्या के समाधान हेतु ही प्रयत्नशील होते हैं, सक्रिय रहते हैं और वह निश्चित नियमों और सिद्धांतों की खोज करते हैं, अर्थात जिन सिद्धांतों का उन्हें सिद्ध करना, जिन सिद्धांतों से संबंधित उनकी विषय वस्तु है उसी से संबंधित वो खोज करते हैं, उनके सत्य का निर्माण करते हैं। इस प्रकार वह इस विधि विकास पर जोर देती है और यह पूर्णतः उपयोगिता केंद्रित विधि है, जो कि अनुप्रयोग आधारित विधि है, अर्थात उसका उपयोग वह अपने दैनिक जीवन की समस्याओं के समाधान में किया करते हैं। इसके पश्चात तार्किक चिंतन का सिद्धांत अर्थात वह तर्कपूर्ण चिंतन करते हैं और तर्कपूर्ण चिंतन के माध्यम से ही वह सत्य की खोज करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये समस्या समाधान विधि पर आधारित है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित है, जिसके अंतर्गत क्रमबद्ध रूप से तार्किक रूप से चला जाता है, जिसमें कि परिकल्पनाओं का निर्माण करने के पश्चात उनका परीक्षण किया जाता है। यदि परीक्षण के पश्चात वह असफल होते हैं या परीक्षण के पश्चात वह परिकल्पनाएं सही सिद्ध नहीं होती तो उनको हटा दिया जाता है, नई परिकल्पनाओं को परीक्षण किया जाता है और उसके पश्चात ही निष्कर्ष निकाला जाता है। इसलिए ये तार्किक चिंतन का सिद्धांत पर आधारित है। वैयक्तिक कार्य का सिद्धांत अर्थात प्रत्येक व्यक्ति, इस विधि में प्रत्येक छात्र अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी आवश्यकता या अपनी रुचियों के अनुसार ही कार्य करता है, तो वैयक्तिक कार्य का सिद्धांत भी इसमें सिद्ध होता है। गुण क्या है इसके गुण है पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत हम देखें कि पूर्णतः मनोवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक जो सिद्धांत है, शिक्षण के जो सिद्धांत है, जिसमें कि मूर्त से अमूर्त की ओर है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर है, इन सिद्धांतों का इसमें पालन किया जाता है। अर्थात समस्या निवारण हेतु विभिन्न मानसिक शक्तियों का प्रयोग करता है। तो बालक अपने संज्ञानात्मक संरचना का निर्माण स्वयं करता है, वह स्वयं करके सीखता है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा है स्थायी एवं व्यवहारिक ज्ञान, अर्थात इसमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वह बालक स्वयं अपनी संज्ञानात्मक संरचना से ज्ञान को निर्मित करता है। तो वह ज्ञान क्या होगा? स्थायी होगा, क्योंकि वह अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है, अवबोधन करता है, उसका प्रत्यक्षण करता है, उसकी तुलना करता है, उसका वर्गीकरण करने के पश्चात एक ज्ञान को अर्जित करता है। अर्थात वह एक संश्लेषित ज्ञान, एक विश्लेषित ज्ञान को प्राप्त करता है, इसीलिए स्थायी होता है। उसके पश्चात अनुशासन, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षण का जो वातावरण होता है उसमें क्या होता है कि शिक्षक अपनी जो अतिरिक्त ऊर्जा है कि जो वो अपने गलत कार्यों में लगा देते हैं, तो इस प्रकार की जो ऊर्जा है उसका क्या मार्गांतरीकरण हो जाता है। वो अपनी जो स्वतंत्रता पूर्वक जो क्रियाएं करता है, जो स्वतंत्रता पूर्वक चिंतन करता है, उसमें उसका मार्गांतरीकरण हो जाता है। वह अपनी उस ऊर्जा को उस रूप में उस कार्य में लगा देते हैं। तो इस प्रकार से अनुशासनहीनता की कोई संभावना ही नहीं रहती है। उसके पश्चात उत्तरदायित्व की भावना, अर्थात प्रत्येक बालक को अपनी भूमिका का पता होता है, अपने जो समस्या है उसका पता होता है, उस समस्या के समाधान में लगे हुए होते हैं, तो उन्हें अपनी उत्तरदायित्व की भावना का पता होता है। तो वे परिश्रम करते हैं और परिश्रम करने की आदत के कारण उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। वे अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्वयं परिश्रम करते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो उन्हें उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। उसके पश्चात वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि ये जो प्रक्रिया वे वैज्ञानिक विधि, समस्या समाधान विधि पर आधारित है, इसलिए उनमें
वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास तो होना ही है, क्योंकि छात्र इसमें क्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अर्थात स्वयं पढ़ते हैं, स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं। आत्मनिर्भरता उनमें है ही, वह स्वयं इस कार्य को सक्रिय रूप से करते हैं तो वो आत्मनिर्भर होते हैं। क्रियाशीलता अर्थात वह सक्रिय रहते हैं। आत्मभाव प्रकाशन की क्षमता अर्थात आत्मा में जो भाव, जो परिकल्पनाएं वो उत्पन्न करते हैं, जो परिकल्पनाएं उनके मन में होती है, उनका जब परीक्षण किया जाता है तो उसके प्रकाशन की क्षमता भी उनमें उत्पन्न हो जाती है। वह दूसरों के भावों को, दूसरे के विचारों को जब देखते हैं तो आत्मभाव प्रकाशन की क्षमता उनमें उत्पन्न हो जाती है। वह निरीक्षण भी करना जानते हैं, परीक्षण करना सीख जाते हैं, तुलना है, विशिष्टीकरण है, समूहीकरण है, इस प्रकार के वर्गीकरण है, इस प्रकार के जो कार्य अवबोधन के अंतर्गत जो आते हैं उन कार्यों को करने लग जाते हैं। तथा कारण प्रभाव में संबंध स्थापना के कारण वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कर लेते हैं। कारण प्रभाव जो है वैज्ञानिक विधि का महत्वपूर्ण गुण है, अर्थात वह कारण प्रभाव का अध्ययन करने लगते हैं, अर्थात किस कारण से ये प्रभाव उत्पन्न हुआ, किस कारण से ये परिस्थितियां उत्पन्न हो रही, तो इस प्रकार का वह ज्ञान प्राप्त करने लगते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे मुख्य बिंदु जो है वह है गृह कार्य, क्योंकि इस विधि के अंतर्गत छात्रों को कोई भी गृह कार्य नहीं दिया जाता है, इसलिए उन पर विशेष बोझ नहीं होता है और वह अपनी रुचि से इस कार्य को करते हैं। अर्थात गृह कार्य में जब उनको गृह कार्य दिया जाता है तो वह रुचि से नहीं करते हैं, परंतु ये जो कार्य वह सक्रिय रूप से करते हैं क्योंकि उन्हें गृह कार्य नहीं दिया जाता। छात्र एवं अध्यापक के संबंध, इस विधि में क्या होता है, अध्यापक को बालकों के गुण तथा अवगुणों को जानने के अवसर मिलते हैं तथा उनसे व्यक्तिगत संपर्क स्थापित होता है। इसमें जो अध्यापक है वह मार्गदर्शक की स्थिति में होता है, वह अधिगम अवसरों को उपलब्ध कराता है, तो उसे इस बात का पता चलता है, वह उनका प्रेक्षण करता है, उनको देखता है तो उनके अवबोधन से पता चलता है कि किस विद्यार्थी में प्रतिभाशालिता है, कौन सा बालक सृजनशील है, किस बालक में कौन सी कमी है। तो इस प्रकार से भी व्यक्तिगत संपर्क द्वारा उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है, तो इस प्रकार से उनके मध्य संपर्क स्थापित होता है। अब देखते हैं हम इसके दोष क्या है। छोटी आयु के छात्रों के लिए अनुपयोगी, क्योंकि उनकी बुद्धि परिपक्व नहीं होती। अर्थात छोटी आयु के छात्र, जैसे हम कह सकते हैं यह जो विधि है मानसिक चिंतन पर आधारित है, अमूर्त संकल्पनाओं पर आधारित है। तो बड़ी कक्षाएं जो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के जो बालक हैं उन्हीं के लिए ये लागू हो सकती है। जैसे कि हम माने कि जो 7 से 11 वर्ष की आयु वह मूर्त संक्रियात्मक होते हैं, परंतु 11 से जो 15, 16 या ऊपर वर्ष के आयु के बालक हैं उनके लिए यह विधि बहुत उपयुक्त है। अर्थात यह विधि जो है 5वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी, क्योंकि इसमें अमूर्त ज्ञान जो है उसको प्रदान किया जाता है मूर्त के माध्यम से। परंतु यदि इस विधि के अंतर्गत हम मूर्त वस्तुओं का अधिक उपयोग करें या मूर्त वस्तु के बारे में सत्य की स्थापना करना चाहें, मूर्त वस्तुओं का अन्वेषण करना चाहें, तो यह विधि 5वीं क्लास तक के बालकों के लिए भी अधिक उपयुक्त हो सकती है। इसलिए यह जो विधि है अधिक उपयोग इसलिए बड़ी आयु के विद्यार्थियों के लिए इसलिए है क्योंकि उनमें एक निश्चित क्रम के प्रति सोचने का विकास हो जाता है, उनकी बुद्धि जो है परिपक्व हो जाती है, उनका संज्ञानात्मक विकास डेवलप हो जाता है, वर्गीकरण करने लगते हैं, वह संरक्षण का गुण उनमें आ जाता है, वह अवबोधन स्तर उनका अच्छा हो जाता है, वह अनुप्रयोग कर सकते हैं, विभिन्न परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगते हैं। अर्थात जो बालक परिकल्पनाओं का निर्माण करने लगता है, अर्थात परिकल्पनाओं का निर्माण हम जानते हैं कि कब करने लगता है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही इसके लिए सबसे उपयुक्त है। अर्थात यह जो विधि है वह केवल और केवल 11 से 15-16 वर्ष या हम कहें कि 5वीं से ऊपर क्लास के जो विद्यार्थी हैं उच्च प्राथमिक स्तर से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि से पढ़ाया नहीं जा सकता, ये हम जानते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम को इस विधि से पढ़ाना उपयुक्त नहीं है क्योंकि इसमें अधिक समय व्यतीत होता है, अधिक धन लगता है और प्रत्येक पाठ्यक्रम अलग अलग शिक्षण विधियों से पढ़ाया जा सकता है, तो इस विधि से नहीं पढ़ाया जा सकता। कक्षा में सभी विद्यार्थी जो है समान क्षमता के नहीं होते, तो वर्तमान कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं है। हम जानते हैं सभी विद्यार्थियों को अलग अलग रुचियाँ होती है, अलग अलग उनकी क्षमताएं होती हैं, तो कोई विद्यार्थी यदि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है ही नहीं तो वह परिकल्पनाओं का निर्माण ही नहीं कर पाएगा, तो उस विद्यार्थी के लिए यह जो विधि है वो पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए सभी विद्यार्थियों की क्षमता समान नहीं होने के लिए यह विधि पर्याप्त नहीं है। इस विधि में खोज कम तथा समय की बर्बादी अधिक होती है, अर्थात चूंकि यह सभी की क्षमताओं, सभी बालकों की क्षमताओं के अंतर्गत नहीं होती है, इसलिए इस विधि में जो खोज कम होती है इसमें समय अधिक लगता है और खोज जो है वो कम होती है, इसलिए ज्ञानार्जन की जो प्रगति है वह धीमी होती है, जो कि आज के समय के लिए सही नहीं है, क्योंकि आज के समय में जो पाठ्यक्रम होता है वह व्यापक होता है और व्यापक पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए इस प्रकार की विधियों को काम में लेने पर वो समय पर पूरा नहीं हो पाएगा।
और सभी विद्यार्थियों पर ध्यान देना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि आजकल जो हमारे भारत में है वो 60 से 70 विद्यार्थियों की कक्षा होती है, अलग अलग रुचि के अलग अलग योग्यताओं के बालक होते हैं। तो इस विधि में सभी पर ध्यान देना संभव नहीं हो पाता एक शिक्षक द्वारा। तो ऐसी विधि कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है, जिससे कि छात्र संख्या जो है अधिक हो उसमें उपयोगी नहीं है, और छात्र संख्या यदि कम हो जैसे 10 विद्यार्थी हो 20 विद्यार्थी तो उसमें यह उपयोगी है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी पर वो व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे सकता है। इसके पश्चात सभी छात्रों के लिए सामग्री जुटाना संभव नहीं है, अर्थात अलग अलग क्योंकि इसमें वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत पर, वैयक्तिक सक्रियता के सिद्धांत पर ध्यान दिया जाता है। तो प्रत्येक विद्यार्थी अलग अलग रूप से सीखता है, तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना संभव नहीं है। तो फिर ये जो विधि है यदि जुटाएंगे भी तो उसमें अधिक परिश्रम, अधिक व्यय लगता है, अधिक धन लगता है। तो इस विधि से संबंधित साधन सामग्री या पाठ्यपुस्तकें सामान्यतः जो है उपलब्ध नहीं है, इसलिए आज ये जो विधि है इसको भारत में काम में नहीं लिया जाता है। परंतु यह विधि बहुत ही वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विधि है और बहुत अच्छी विधि है।